नमस्कार दोस्तों, ये है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पीजीटी 2004 के अंतर्गत भूगोल से पूछे गए 51 से लेकर 100 नंबर प्रश्नों तक, अर्थात कुल 50 प्रश्नों को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो में पार्ट 1 में हमने शुरुआत के जो 50 प्रश्न थे उनको सॉल्व किया था। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स के लेखक हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं डिकिंसन महोदय, फॉसेट महोदय, जीन गॉटमैन महोदय और ए.ई. स्मिल महोदय। तो जो ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स है वो लिखा था ए.ई. स्मिल्स महोदय ने। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा कि जीन गॉटमैन महोदय ने किस शब्दावली का प्रयोग किया था जिसकी वजह से वो काफी फेमस हुए। इनका जो काम था वो अर्बन ज्योग्राफी में था और इन्होंने, आपको याद दिला दूं कि जो है मेगालोपोलिस नामक टर्म जो है कॉइन किया था। और इन्होंने, आप बताइए कि कहां से लेके कहां तक मेगालोपोलिस के विस्तार के बारे में इन्होंने बताया था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि ब्लास जर्मन भूगोलवेत्ता थे, आपका गलत है, ब्लास जो है फ्रांस से थे। अगला है थारू जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, तो थारू तमिलनाडु में ना पा करके तराई प्रदेशों में पाई जाती है, मतलब कि उत्तर प्रदेश के तराई प्रदेशों में, लखीमपुर खीरी, इन सब क्षेत्रों में, बहराइच में। अगला जो पूछा गया है, जो दिया हुआ कथन कि टेलर ने ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी नामक पुस्तक लिखी, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगला भी जो है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि बुशमैन सहारा के मरुस्थल में पाए जाते हैं, तो ये भी आपका गलत है। तो आपसे अभी जो प्रश्न है इस प्रश्न से कि बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा। ठीक है, अब जो है इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। ये किताब थी जो कि थी किसकी थी। ऑप्शन दिए हुए हैं मैकेंडर की, हार्टसोन की, मार्तोनी की या डिमांजिया की। तो ये किताब थी आपकी मैकेंडर महोदय की। तो आपको बताते चले कि उन्होंने 1904 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष एक निबंध पत्र पढ़ा था और उसमें जो है ये जो शीर्षक दिया हुआ है ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री या हिंदी में इतिहास की भौगोलिक धुरी, इसमें उन्होंने बताया था कि वर्तमान समय में समुद्री युग का समापन हो चुका है और भविष्य में थल शक्ति ही निर्णायक होगी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा कि हार्टसोन की दो प्रसिद्ध किताबों के नाम कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न जो है कि वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा है कि मनुष्य भूतल की उपज है। ऑप्शन दिए हुए हैं कार्ल सावर, स्पेट, सैंपुल और टेलर। तो ये सभी लोगों को मालूम है कि ये एलन चर्चिल संपुल महोदय का कथन है। ये घोर नियतिवादी थी, अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी और रेडजेल की शिष्या थी और इन्होंने कहा था कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अभिप्राय इतना ही नहीं कि वह पृथ्वी का बच्चा है बल्कि उसकी धूल का एक कण है। अगला जो पूछा गया है प्रश्न कि निम्नांकित में से किस विद्वान को अरब देश का मार्को पोलो कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं अल बरूनी, इब्न बतूता, अल इदरिशी या अल मसूदी। तो इब्न बतूता आपने गाना भी सुना होगा, है कि नहीं। तो इब्न बतूता को अरब देश का मार्को पोलो कहा जाता है। इन्होंने कुल मिलाकर 75,000 मील से अधिक की यात्रा इन्होंने की थी और मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में वो भारत आया था और भारत से दिल्ली का कोतवाल बना के इन्हें चीन में भेजा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ग्रिफिथ टेलर का संबंध है। ऑप्शन दिए हुए हैं संभववाद से, नवनिश्चयवाद से, प्रासंभववाद से, निश्चयवाद से। तो इनका संभव था नियो डिटर्मिनिज्म या नवनिश्चयवाद, नवनियतिवाद से। ठीक है, अब आप मुझे बताइए संभववाद का जनक कौन था, प्रासंभववाद का जनक कौन था और निश्चयवाद का जनक कौन था, मतलब ये किसने दिया था। ग्रिफिथ टेलर का एक और जो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रवास कटिबंध सिद्धांत या कटिबंध स्तर सिद्धांत किसने दिया था, तो वो भी ग्रिफिथ टेलर महोदय ने ही दिया था। तो वो भी आपसे पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि डैन्यूब यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है जिसकी लंबाई 2842 किलोमीटर है। यह निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। ऑप्शन दिए हुए हैं ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है यूगोस्लाविया और रोमानिया या उपरोक्त सभी। तो सभी से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आपको डैन्यूब के बारे में बताते चलें कि यह यूरोप में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी है और ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर पूर्व में बहती हुई ये काला सागर में जाके गिरती है और यूरोप की 5 देशों की राजधानियों से होकर ये गुजरती है। कौन कौन से?
बुखारेस्ट जो कि रोमानिया की राजधानी है, बेलग्रेड जो पूर्व यूगोस्लाविया की राजधानी है, बुडापेस्ट जो हंगरी की राजधानी है, ऑस्ट्रिया जो कि वियना की राजधानी है और स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रिटिस्लावा। यहाँ से होकर वो गुजरती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक लौह इस्पात उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए शेफील्ड, साउथ वेल्स, मध्य स्कॉटलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक लौह इस्पात का उत्पादन करने वाला वो आपका है शेफील्ड। ठीक है, अब आपको बताते चले कि ग्रेट ब्रिटेन में जो लोहे का निक्षेप है वो ज्यादातर आपका न्यू पूर्वी इंग्लैंड में पाया जाता है और उत्तरी लंकाशायर, यॉर्कशायर, लिंकनशायर, नॉर्थुम्बरलैंड, ईस्ट मिडलैंड, क्लीवलैंड की पहाड़ियों इत्यादि में जो है इनका उत्पादन किया जाता है। अब आप मुझे बताइएगा, यहाँ पे एक शब्द आया है पूर्वी इंग्लैंड। अब आप बताइए न्यू इंग्लैंड किस देश में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यूरोप का कौन सा राष्ट्र अपने कृषि और दुग्ध निर्यात की गुणवत्ता रखता है। ऑप्शन दिए हुए हैं जर्मनी, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और इटली। तो ये आपको सभी लोगों को मालूम है कि अपने दुग्ध उत्पादन का लगभग में 75% जो है डेनमार्क निर्यात कर देता है। अगला प्रश्न है कि किस नदी का मुहाना सर्वाधिक समय तक बर्फाच्छादित रहता है। ऑप्शन दिए हुए हैं सेंट लॉरेंस, पोटोमैक, कोलोराडो और मैकेंजी। तो जो मैकेंजी नदी है वो जो है आपकी सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक महीनों तक बर्फाच्छादित रहती है और जो मैकेंजी नदी है एक ग्रेट स्लेव से निकलती है और आर्कटिक महासागर का एक पार्ट है ब्यूफोर्ट सागर, वहां पे जाके गिरती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश में जल विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक है। ये कई बार पूछा गया यूपी पीजीटी में, तो इसको आप तो याद कर लीजिएगा। तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और इटली। तो ये आपका जो है नॉर्वे है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिए हुए रेलवे, पेट्रोलियम, खेती या विनिर्माण। तो ये जो है अजरबैजान की राजधानी है जो कि पेट्रोलियम उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र वर्तमान रूस का भाग है। ऑप्शन दिए हुए हैं यूक्रेन, दागिस्तान और उसके बाद जो दो और ऑप्शन हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। और जो दो ऑप्शन हैं मालदीवा। तो इसमें से जो आपका दागिस्तान है वो आपका जो है क्या है, रूस का पार्ट नहीं है। रूस का पार्ट अभी है, ठीक है। और शेष जो है वो अलग से एक देश है जिसमें यूक्रेन, मालदोवा और बेलारूस है, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि बासी जल संधि या बासी स्ट्रेट किसको जोड़ती है। चीन, दक्षिणी चीन सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर को, पीत सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को, पीत सागर एवं उत्तरी प्रशांत महासागर को, पीत सागर एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर को। तो ये जोड़ती है आपको दक्षिणी चीन सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर को। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसको विश्व की छत की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तरी ध्रुव को, साइबेरिया को, तिब्बत को या हिमालय को। तो आपका जो उत्तर है वो तिब्बत के पठार को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं विश्व में चीन मछली का बृहत्तम उत्पादक है, सही है। विश्व में चीन कोयले का बृहत्तम उत्पादक है, ये भी सही है। विश्व में चीन तांबे का बृहत्तम उत्पादक, तो ये आपका गलत है। तो जो तांबे का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा करता है चिली, ठीक है। और जो है आपका ये विकल्प जो है आपका क्या है, कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जापान का उद्योग किस स्थानीयकरण के कारण विकसित हुआ। ऑप्शन दिए हुए हैं कच्चा माल, बाजार, कुशल श्रमिक और परिवहन तंत्र। तो कुशल श्रमिक और अपनी जो तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है, उसकी वजह से जापान में उद्योगों का विकास हुआ। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नांकित में से किसको पूर्व का द्वार या गेटवे ऑफ ईस्ट कहा जाता है। ऑप्शन दिए मनीला, सिंगापुर, कुआलालंपुर और जकार्ता। तो यह है आपका सिंगापुर। अब आप जो 3 ऑप्शन बचे हुए हैं ये किन देशों की राजधानियां, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिएगा और आप ये बताइएगा कि ये तीनों देश जो हैं, तीनों जो शहर हैं मनीला, कुआलालंपुर और जकार्ता, ये किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ये आप मुझे बताइएगा। अगला प्रश्न है कि कुछ वर्ष पूर्व घटित ला नीना का प्रभाव इंडोनेशिया के लिए जो है सिद्ध हुआ। कैसा सिद्ध हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं और उनके आधार पर सही कथन का चयन करना। आ दिया हुआ है कि कृषि के लिए वरदान साबित हुआ, सही बात है, वरदान साबित हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कृषि के लिए अभिशाप साबित हुआ, तो ये नहीं हुआ। व्यापक स्तर पर सूखा पड़ा है, तो ये भी आपको देखना है, सोचना है। और व्यापक स्तर पर जलवृष्टि हुई है, तो इनमें से आपको सोचना है कि क्या हुआ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपका आ और सा, आ और दा, बा और सा और दा। तो आपको जो है इसमें से ला नीना के बारे में समझ के बताना है। तो आपका जो आ है कि
कृषि के लिए वरदान साबित हुआ, हमने आपको बताया था। और जो है आपका सा कि सूखा साबित हुआ। ठीक है, अब जो है आपको क्या करना है, अगला प्रश्न हम लोगों को देखना है कि क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की भू सीमा तथा जल सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई कुल कितनी होती है। तो जो भू सीमा आपको बताते चले 15,200 किलोमीटर है, जल सीमा आपकी 7516.6 किलोमीटर है, तो कुल मिला के हो जाएगा 22,000 आपका 717 किलोमीटर। ठीक है, अब जो है अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि उत्तरांचल का कौन सा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगा। ऑप्शन दिए हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा जो है नहीं लगा हुआ। अब जो उत्तरांचल है, जो कि पूरे विश्व में प्राचीन देवभूमि के नाम से जानी जाती है, इसका जो गठन है वो 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को हुई थी और यह उत्तर प्रदेश के लगभग 23% भूभाग से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में बना था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि पश्चिमी घाट को निम्नांकित में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं शिवालिक श्रेणियां, सह्याद्री श्रेणियां, पीर पंजाल की श्रेणियां या विंध्यन श्रेणियां। तो जो सह्याद्री की श्रेणियां हैं उनके नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। और आपको बताते चलें कि पश्चिमी घाट में जो सह्याद्री है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री, जो कि डिवाइड होता है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से, जो कि गोवा से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तरांचल की प्रसिद्ध दून घाटी स्थित है। ऑप्शन दिए हैं कराकोरम तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में, जोजिला तथा कारगिल के मध्य में, लघु हिमालय एवं शिवालिक के मध्य में, सतलज घाटी में। तो ये आपकी स्थित है लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियां या पूर्ववर्ती नदियां हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं गंगा, यमुना, चिनाब, घाघरा, चंबल, गंडक, कोसी, तिस्ता, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अरुण। तो जो पूर्वगामी नदियां हैं वो आपकी कौन सी हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अरुण। तो आपका जो है विकल्प जो सही है वो कौन सा, डी सही है। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं जो है। तो इसमें से जो युग्म देखना है वो आपको देखना है कि सभी के सभी सही होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दिए हैं दामोदर गंगा की सहायक है, तो आपका ये सही नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है तो आपको पता चला कि जो दामोदर है वो किसकी सहायक है, वो है हुगली की सहायक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दामोदर हुगली की सहायक है, तो ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका सही है। आगे के कमेंट्स जो भी हैं उनको छोड़िएगा। अगला देखते हैं कि कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती। ऑप्शन दिए हुए हैं सोन नदी, रिहंद नदी, नर्मदा नदी और बेतवा नदी। तो ये नर्मदा नदी जो कि कर्क रेखा के दक्षिण से होकर प्रवाहित होती है, तो इनको नहीं काटती है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कोपेन महोदय के अनुसार इलाहाबाद नगर कौन से जलवायु प्रदेश में आता है। CWG, CWA, CFC या CSB। तो ये CWG प्रकार में आता है, जिसे कहते हैं शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं झंझावातों द्वारा, लौटते मानसून द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होता है, सभी लोगों को मालूम है। अगला प्रश्न है कि देवदार वृक्ष अधिक उगता है। ऑप्शन दिए हुए हैं नागालैंड में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी हिमालय में या पश्चिमी हिमालय में। तो देवदार वृक्ष जो है आपके सबसे ज्यादा मिलते हैं वो पश्चिमी हिमालय में मिलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया है कि भारत में चांदी खनिज प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, असम। तो आपका जो है राजस्थान से जो है चांदी का उत्पादन किया जाता है, जहाँ पे एक जावर खान है वहां से ज्यादातर किया जाता है। और सोना जो मिलता है आपका हिंदुस्तान में, कर्नाटक में दो खाने हैं, एक है कोलार और दूसरा है हट्टी, वहां से किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कयाल क्या है। ऑप्शन दिए हैं दक्कन के पठार की रेगुड़ मिट्टी, तराई मैदान, केरल के लैगून या महानदी का डेल्टा। तो केरल के लैगून या पश्च जो जल होता है उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतवर्ष के निम्नांकित प्रदेशों में से प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं गंगा का मैदान, दक्कन ट्रैप, दामोदर घाटी, असम की घाटी। तो जो आपका कपास का प्रमुख उत्पादन होता है वो काली मिट्टी के क्षेत्र में होता है। काली मिट्टी बनी हुई है ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा, कहाँ पे बनी हुई है, दक्कन ट्रैप पे। तो आप उसको मिला लीजिएगा। अब आप बताइएगा ट्रैप क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत विश्व में किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं कहवा का, गन्ना का, अभ्रक का या जल विद्युत का। तो आपको मालूम है गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कि एल्युमिनियम उद्योग की स्थिति सस्ती विद्युत
जल की उपलब्धता से प्रभावित होती है। तो ये बात सही है आपकी। भारत में एल्युमिनियम विनिर्माण बॉक्साइट खदानों से दूर संपन्न होता है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि वो पास में ही होता है। तीसरा भी देख लेते हैं कि भारत में एल्युमिनियम का उत्पादन सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में योगदान से होता है। तो ये भी सही है। हिंडाल्को आपने सुना होगा, इनके जो संयंत्र हैं, है कि नाल्को हो गया, हिंडाल्को हो गया। तो ये जो संयंत्र हैं आपके आल्को करके जो लगे हुए हैं, वो आपके एल्युमिनियम से संबंधित हैं। और उसके बाद आपका जो है एल्युमिनियम उत्पादन का एक तिहाई भाग परिवहन में प्रयुक्त होता है। तो आपका जो बी नंबर विकल्प है वो आपका सही नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के कवाल नगरों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है। ऑप्शन दिए हुए हैं आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ और वाराणसी। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे क्या है कि के मीन्स कानपुर, ए मीन्स आगरा, वी मीन्स वाराणसी, ए मीन्स इलाहाबाद और एल मीन्स लखनऊ। ये जो है आपके 5 जो नगर हैं उनको कवाल शहर कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। तो इसमें जो सबसे कम जनसंख्या होगी वो अब आपको यहाँ पे देखना है कि 2001 की जनगणना के अनुसार देखना है, ना कि 2011 की जनगणना के अनुसार देखना है। तो ठीक है। तो आपका जो सबसे कम जनसंख्या है, समझ रहे हैं, वो आपकी पाई जाती है किसमें, इलाहाबाद की। और अगर पूरे जिले की आबादी देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जिले की आबादी इलाहाबाद की जो थी, जो कि 59 लाख थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन दिए हैं भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। तो सही है। भारत के प्रदेशों में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व तो 1819 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर केरल में है। तो सर्वाधिक तो नहीं है। ठीक है। तो ये आपका यहीं पे गलत हो जाएगा। सर्वाधिक अभी अगर देखा जाए 2001 की जनगणना के अनुसार तो पश्चिम बंगाल था, 2011 की जनगणना के अनुसार वो आपका बिहार है। ठीक है। और भारत में साक्षरता 65.38 है, वो सही है। भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 324 व्यक्ति है। तो अब ये 324 ना होकर के कितना है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। और साक्षरता कितनी है, 74.04, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार, वो हमने आपको बता दिया। अब जो है अगला प्रश्न पूछा गया है कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या का उच्चतम प्रतिशत कहाँ पे है। ऑप्शन दिया है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। तो ये मिजोरम में है, जो कि लगभग में 95% है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था। तो वो आपका 27.8 था, जो लगभग में 28% के आसपास। अब आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है नगरीय जनसंख्या कितनी है, कितनी फीसदी है। अगला प्रश्न है कि लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की दृष्टि से 2001 की जनगणना अनुसार भारत के किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं सिक्किम, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो वो आपका है उत्तर हरियाणा। तो उस समय जो है लिंगानुपात जो था वो 879 था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार कितनी थी। ऑप्शन दिए हुए 30, 25, 35, 40। तो 2001 की जनगणना के अनुसार 35 थी और 2011 की जनगणना के अनुसार इसका उल्टा कितना, 53 हो गई। अगला प्रश्न जो पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस भारतीय राज्य में जनसंख्या की 10वीं वृद्धि दर 1991 से 2001 के बीच में सर्वाधिक अंकित की गई है। ऑप्शन दिए हुए मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, बिहार। तो ये आपका जो है नागालैंड था, जो कि लगभग में 64.4% थी, जो कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में भी जो 10वीं वृद्धि दर थी वो सबसे ज्यादा थी। इसके अलावा आपको बताते चलें कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो सबसे ज्यादा 10वीं वृद्धि दर थी वो आपकी मेघालय की थी, और उसके पहले किसकी थी, नागालैंड की थी, जो कि 1991 से 2001 के बीच में थी। अब अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नांकित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं है। बगलिहार, सलाल, तुलहस्ती या चमेरा। तो चमेरा आपकी जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि परियोजनाओं एवं से संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं में जो निम्नलिखित जो युग्म दिए हुए हैं उनको आपको क्या करना है, जो दिए हुए उनमें से सही युग्म का चयन करना है। तो पहला दिया नदी घाटी परियोजनाएं, तो उसमें जलाशय जनित भूकंपनीयता तो आती है, वो बात सही है। दूसरा तापी शक्ति परियोजना, स्थानीय अवकर्षण, ये भी सही है। अगला है खनन परियोजना, धरातलीय भूपृष्ठीय जल प्रदूषण। तो आपके जो तीनों विकल्प हैं वो आपके सही हैं। ठीक है, तीनों सही कह रहे हैं। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है। ऑप्शन दिए हुए अलकनंदा भागीरथी, भागीरथी भिलंगना, अलकनंदा मंदाकिनी, भागीरथी मंदाकिनी। तो आपकी जो है वो है भागीरथी भिलंगना से। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के संपूर्ण रेल जाल में रेल मंडल कितने हैं, 10, 12, 14, 16।
तो उस समय जो है जब प्रश्न पत्र पूछा गया था उस समय 16 थे, वर्तमान में जो है आपके 18 हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो उम्मीद है कि ये जितने भी प्रश्न आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं ये कहीं न कहीं आगामी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। तो निम्नलिखित में से को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ परियोजनाएं दी हुई नदी और वो किस राज्य में स्थित है वो आपके बारे में दिया हुआ, ठीक है। तो माही नदी दिया हुआ है आपका जो है, माही नदी आपका दिया हुआ है, तो माही आपका जो है वो हो जाएगा बनक बोरी, ठीक, इससे हो जाएगा। फिर उसके बाद फरक्खा जो है आपकी वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल से, नर्मदा पे सरदार सरोवर हो जाएगा और दामोदर जो है आपकी मैथन हो जाएगा। तो आप इसको मिला दीजिएगा, आपका सी नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कोड का चयन करना है। एक तरफ पश्चिमी बिहार या वन्यजीव बिहार दिए हुए हैं, दूसरी तरफ किन राज्यों में है वो दिया हुआ है। तो केवला घाना पश्चिमी बिहार आपका कहाँ पे है वो आपको मालूम है कि राजस्थान में है। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे है वो आपका हरियाणा में है, ठीक है। नंदा देवी आपका जो है उत्तरांचल में है और बांदीपुर जो है आपका वो आपका जो है बांदीपुर जो है आपका कर्नाटक में। तो आप इनको कमेंट लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट से प्राप्त होता है? सेलखड़ी, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता। तो बॉक्साइट जो एल्युमिनियम है किसका, एल्युमिनियम का जो है अयस्क है, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है कि विश्व में बॉक्साइट का अग्रणी उत्पादक कौन है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पे खाने पाई जाती हैं बॉक्साइट के निष्कर्षण की, और इसके बाद जो है गिनी का स्थान आता है। अब जो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का वो हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन पूछा गया कि फल्लाह कृषि होती है, ऑप्शन दिया हुआ है मिस्र का, बर्मा का, जर्मनी का या ब्राजील का। तो ये आपकी जो है स्थानांतरणीय कृषि है मिस्र की, और इसी स्थानांतरणीय कृषि को ब्राजील में कहा जाता है रोका। तो बताइए भारत में क्या कहा जाता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अब उसके बाद अगले जो लास्ट वीडियो है पार्ट 3 में हम लोग सूची 101 नंबर प्रश्न से लेकर 125 नंबर प्रश्न तक उनको सॉल्व करेंगे। तो थर्ड वीडियो में 25 प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो है जो भी जानकारी दी जा रही है काफी उपयोगी होगी, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो भी आपको पसंद आए करिए, ठीक है। और प्रश्नों का जवाब देते रहिए, कुछ न कुछ सीखते रहिए। हमारे पढ़ाने का मकसद यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व कराया जाए, जिससे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनके एक पैटर्न आपको मिल सके, और जो भी आपका पोर्शन कमजोर हो उस पे आप ध्यान से फिर से टेक्स्ट बुक पढ़ के और तैयारी कर सके। और आपको बताते चलें कि प्रश्नों को सॉल्व कराने की श्रृंखला के बाद हम लोग लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें आपको जितना बेहतर हो सकता है अपने ढंग से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पे जोड़ते जाइए।